कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसे जगा सकते हैं, लेकिन यदि सोने की नौटंकी कर रहा है तो उसे जगाया नहीं जा सकता। यही काम भारत का चुनाव आयोग करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि उसको कोई शिकायत ही नहीं मिली, दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि इन्होंने 90 लाख के आसपास शिकायतें की हैं। यानी केंचुआ ने अब एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द झूठ बोलने और बरगलाने, टोपी पहनाने के मामले में कथित रूप से प्रधानमंत्री मोदी को भी पछाड़ देगा। बिहार एसआईआर के मामले में जो नई रिपोर्ट और नई खबरें आई हैं वो बेहद चिंताजनक है और कहीं ना कहीं केंचुआ की हरकतें उसी तरफ इशारा कर रही हैं जो मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था। एसआईआर के मामले पर टारगेट कुछ और है जिसे कि घोषित नहीं किया गया है। पूरी कहानी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उधर ऐसा लग रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद मोदी सत्ता के भीतर एक और पत्ता कटने वाला है। जो अब तक बड़े ताकतवर मंत्री माने जाते थे, जिन्हें लेकर आईटी सेल के गुर्गे कहते थे कि उनकी आंखों से लेजर निकलता है, कौन हो सकते हैं वो ताकतवर मंत्री? थोड़ी देर अंदाजा लगाइए, इसके बाद हम बताएंगे। क्योंकि हुजूर धनखड़ स्टाइल में बीमार होने लगे हैं या फिर बीमार होने की कहानी आने लगी है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वोट चोरी के मामले पर कहा है कि ये वोट चोरी कोई आज का खेल नहीं है, ये वो सपना है जो 100 साल पहले ही देखा गया था और उसी को पूरा करने में वोट चोरी एक हथियार है। तो सावरकर और गोलवलकर यानी आरएसएस के लोगों ने कथित रूप से वो कौन सा सपना देखा है, एकदम टकटकी लगाकर देखिएगा, मसला बड़ा गंभीर है। उधर राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे एक अदालत के आदेश के खिलाफ। इन सब मामलों पर एकदम आसान भाषा में तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। क्योंकि आप जानते हैं गोदी मीडिया इन मुद्दों पर ठीक उल्टी बात कर रहा है, यानी आपके हक और अधिकारों को लूटने के पक्ष में नजर आता है। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। क्योंकि आप जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस सरकार में और बहुत सीरियस मामला है। देखने में ऊपर ऊपर भले ही सब ठीक बताया जाता हो, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है और जनता जानती है कि जब विधायक की पेंशन मांग रहे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक हुआ था तो हुजूर ने कहा था कि तबीयतियां ठीक नहीं है, जबकि जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन काम करते रहे और दूसरे दिन का पूरा सिस्टम भी तैयार कर लिया था, प्लान कर लिया था पूरे जोश के साथ। मगर ये बात तो जगदीप धनखड़ की है और अभी भी लोगों को पता नहीं है कि धनखड़ साहब कहाँ है, दिल्ली में है कि राजस्थान में या फिर आउट ऑफ कंट्री। लेकिन इसी बीच एक और आदमी की तबीयत खराब हो गई और लगता है कि उनका भी पत्ता कटने ही वाला है। क्योंकि उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब हो जाए और इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाए तो देश को पता चलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति की तबीयत आखिर खराब क्यों हुई, खराब में क्या खराब हुआ, उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी और उनका क्या इलाज चल रहा है, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है, अस्पताल कौन सा है। मगर किसी को कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बोलने की मनाही है, कोई बोल नहीं सकता कि तबीयत क्यों खराब हुई। और नया मामला महामानव के लेजर मंत्री एस जयशंकर का है। नरेंद्र मोदी जापान और चीन गए तो जयशंकर इस दौरे पर गायब थे, साथ में अजीत डोभाल थे और तब मीडिया में खबरें आई कि एस जयशंकर की तबीयत खराब हो गई है। इसके चलते न तो जापान जा पाए हैं और न ही चीन जा पाए हैं और नरेंद्र मोदी के साथ 80 साल के बुजुर्ग अजीत डोभाल विदेशों में विश्वगुरु का डंका बजवाने निकल पड़े हैं और जयशंकर साहब जहां भी बैठे हैं वहीं से नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों की तबीयत अचानक खराब क्यों हो जा रही? पहले उपराष्ट्रपति और अब विदेश मंत्री, उन्हें सही इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? और अगर मंत्री जी लोग इतनी तेजी से बीमार होंगे तो योगा डे का क्या होगा? इस अभियान की तो हवा ही निकल जाएगी। फिट इंडिया का क्या होगा? आखिर फिट रहेगा इंडिया तभी तो डांडिया खेलेगा इंडिया। मगर जैसा कार्यक्रम चल रहा है उसमें सवाल तो बनता है कि कहीं जयशंकर को जानबूझ करके चीन के दौरे से अलग तो नहीं किया गया, कहीं ये मामला अजीत डोभाल बनाम जयशंकर का तो नहीं हो गया है, या फिर वाकई में जयशंकर की तबीयत खराब है। अगर ऐसा है तो हम कामना करते हैं कि हमारे विदेश मंत्री जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हम उनका इस्तीफा नहीं चाहते, क्योंकि तब आंखों से लेजरवा कौन बरसाएगा भाई? आईटी सेल के छर्रों का क्या होगा? एक और बात ध्यान रखिए कि इस सरकार में चीन के साथ मामलों को अक्सर अजीत डोभाल ही डील करते रहे और जब नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले थे मगर उससे पहले वो जापान पहुंचे तो उनके साथ अजीत डोभाल थे। पत्रकार ये देखकर चौंक गए, उन्हें लगा कि ऐसा क्या हो गया कि विदेश मंत्री महामानव के साथ नहीं है। और तब लोगों को यह भी याद आने लगा कि पिछले दिनों ही गोदी मीडिया के आईटी सेल के छर्रे सोशल मीडिया पर जयशंकर को गरिया रहे थे, अंबानी का आदमी बता रहे थे, जयशंकर के बेटे का नाम लेकर विदेश मंत्री की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो कहीं इन सब के चलते जयशंकर को तो साइडलाइन नहीं किया गया है, क्योंकि
विदेश मंत्री की तबीयत खराब हो जाए और इतनी ज़्यादा खराब हो जाए कि वो प्रधानमंत्री के 2 देशों के दौरे से अलग हो जाएं, तो सवाल उठता है कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है, इलाजवा कहाँ चल रहा है, डॉक्टरवा कौन है, हालत कितनी खराब है, हम सबको जानने का अधिकार है कि नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जयशंकर के मोदी के साथ चीन और जापान ना जाने की खबरों का पता बहुत पहले चल गया हो। द ट्रिब्यून ने लिखा कि जयशंकर के नरेंद्र मोदी के दौरे से दूर रहने की खबरों का पता तब चला जब नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे और उस तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे। जबकि पहले यह होता था कि प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री होते थे, मगर मोदी सत्ता का न्यू नॉर्मल है तो कभी भी बदल जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर जयशंकर को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ जाने से मना कर दिया गया। कहीं लेजर आंखों वाले विदेश मंत्री का हाल जगदीप धनखड़ जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मामला मोदी सत्ता के बीच फैली गुटबाजी का भी है। अफवाहें हैं कि अमित शाह अजीत डोभाल को पसंद नहीं करते हैं और अब जयशंकर का मामला भी बीच में घुस गया है। उनकी जगह अजीत डोभाल विदेश मामले संभालने लगे हैं। 80 साल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तबीयत खराब नहीं हो रही, मगर 70 साल के विदेश मंत्री बीमार पड़ जा रहे हैं। क्या ही कहिएगा, कोविड के बाद किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। खड़े खड़े लोग बीमार हो जाते हैं, गिर जाते हैं, निपट जाते हैं। मगर असली जंग तो कांग्रेस और केंचुआ में चल रही है, यानी देश और केंचुआ में चल रही है। 31 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर 89 लाख शिकायतें दी, लेकिन केंचुआ ने सभी शिकायतों को कूड़ेदान में डाल दिया है। सवाल यह है कि क्या यह लापरवाही है या किसी महामानव का जादू है। आज 1 सितंबर है, बिहार की फाइनल लिस्ट आने वाली है, मगर कांग्रेस की 89 लाख शिकायतों को सुना ही नहीं जाएगा तो बिहार में 65 लाख वोटरों के अधिकारों का क्या होगा। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग अपने सोर्सेज के जरिए खबरें प्लांट करवाता है कि कोई पार्टी शिकायत लेकर नहीं आई, मगर सच यह है कि कांग्रेस ने, खाली कांग्रेस ने ही 89 लाख शिकायतें दे दी हैं। और जब कांग्रेस पार्टी के बीएलए शिकायत लेकर गए तो आयोग ने साफ मना कर दिया कि हम राजनीतिक दलों की शिकायतें नहीं लेंगे, सिर्फ व्यक्तिगत शिकायतें लेंगे। यानी सोचिए, 65 लाख लोगों का नाम कटा है, 89 लाख शिकायतें गई हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या में लोग एक एक करके जाएंगे तो केंचुआ शिकायत लेगा। बिहार की गरीब जनता, महिलाएं, बुजुर्ग, ये लोग बारी बारी से जाएंगे तो केंचुआ शिकायत लेगा। ये कितना बड़ा दोगलापन है। अरे भाई, अगर बीएलए जनता की आवाज उठाते हैं तो परेशानी, न उठाएं तब परेशानी। क्या चुनाव आयोग भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंचुआ से कहा था कि राजनीतिक पार्टियां सहयोग करेंगी, और ज्ञानेश कुमार भी तो चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे कि वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की भी है। तो केंचुआ सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहा है और उसने कांग्रेस के बीएलए से क्यों कह दिया कि राजनीतिक पार्टियों से शिकायत नहीं लेंगे? काहे नहीं लोगे? बपौती चल रही है। और जब राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र का ढोल पीटने का क्या मतलब है। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार के 90,540 बूथों से 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए हैं और इसके लिए चुनाव आयोग ने 4 बहाने गिनाए हैं। पहला कि 25 लाख लोग पलायन कर गए, 22 लाख लोगों की मौत हो गई, 9,70,000 लोग अपने पते पर मिले ही नहीं तो उनका नाम काट दिया गया, और 7 लाख लोगों का नाम कहीं और भी रजिस्टर है। तो काटा काटी के इस खेल में असली खेला यहीं शुरू होता है, क्योंकि 20,368 बूथों पर 100 से ज्यादा और 19,088 बूथों पर 200 से ज्यादा नाम काटे गए। क्या इतने बड़े पैमाने पर नाम काटना बच्चों का खेल है? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 7,613 बूथों पर 70% से ज्यादा औरतों के नाम कटे। यानी ये औरतें एक एक करके जाएं केंचुआ के यहाँ शिकायत करने। 635 बूथों पर प्रवासी श्रेणी में 75% से ज्यादा औरतों के नाम गायब हैं। 7,931 बूथों पर 75% नामों को मृत घोषित कर दिया गया है। और यह भी सच है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिंदा लोगों को जगह नहीं मिली और मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। पवन खेड़ा ने एक और बम फोड़ा है, कहा है कि लाखों मामलों में एक ही वोटर को 2-2 ईपीआईसी नंबर दे दिए गए, उनके पास रसीदें भी हैं। सवाल यह है कि अगर एक वोटर को 2 एपिक नंबर दिए गए हैं तो क्या यह वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का खेल नहीं है? वैसे पिछले दिनों हमने आपको रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में बाकायदा दिखाया था कि किस तरीके से एक ही आदमी के 2-2 ईपीआईसी नंबर जारी कर दिए गए हैं। क्या यह साजिश नहीं है कि असली वोटरों को हटाकर नकली वोटरों को जगह दी जाए? खेड़ा ने कहा कि एसआईआर के आंकड़ों की फिर से जांच हो और डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया जाए, मगर केंचुआ ऐसा करेगा इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं है। सपने में भी मत सोचिएगा, प्लान फेल हो जाएगा उनका। क्योंकि जब पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के बीएलए ने अपनी शिकायत डीईओ को सौंपी है तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कांग्रेस पार्टी के पोस्ट के रिप्लाई में बिहार के ज्यादातर जिलों के प्रशासन ने कह दिया कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। ये जवाब आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अरवल, दरभंगा, सिवान, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, रोहतास, सारण, नालंदा, सहरसा, बांका, बेतिया, गोपालगंज, नवादा, गया, मधुबनी, लखीसराय,
राय, किशनगंज, जहानाबाद के हर जिला प्रशासन ने ट्वीट करके कहा कि हमें कोई शिकायत मिली ही नहीं है। तो कांग्रेस के बीएलए ने किसको शिकायतें सौंपी हैं? एक तरफ कांग्रेस 89 लाख शिकायतों की बात कर रही है, दूसरी तरफ जिला प्रशासन इनकार कर रहा है। तो झूठ कौन बोल रहा है? क्या कांग्रेस झूठ बोल रही है या जिला प्रशासन सत्ता के इशारे पर डांडिया कर रहा है? और अगर ये अधिकारी सच को छिपा रहे हैं तो क्या ये वही लोग नहीं हैं जो बिहार चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर बनकर निष्पक्ष चुनाव कराने का ढोंग करेंगे, नौटंकी करेंगे? फिर ये भरोसा कैसे पैदा होगा कि बिहार में केंचुआ ने निष्पक्ष चुनाव कराया है? मगर ज्ञानेश कुमार को याद रखना होगा कि बिहार की जनता अब वोट चोरी का खेल समझ गई है। तभी मगध की सड़कों पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि 65 लाख लोग घुसपैठियां हैं, यानी बिहारियों को घुसपैठिया बता दिया, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। औरतों, गरीबों और अल्पसंख्यकों से उनका वोट छीन लिया गया, शिकायतों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मगर वोट चोरी से सत्ता कब्जाने का एजेंडा आज का नहीं है, ये सावरकर और गोलवलकर की विचारधारा को लागू करने का एजेंडा है। द पायनियर में पवन खेड़ा ने लिखा कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हो रही है और राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट का खुलासा करके साबित कर दिया। मगर अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से ही शपथ पत्र मांग लिया, यानी आरोप लगाने वाले पर ही बोझ डाल दिया। यही नहीं, 11 अगस्त को जब विपक्षी नेता चुनाव आयोग तक मार्च करने निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संदेश साफ था कि विरोध की हर कोशिश को कुचल दो। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही हैं, ये सत्ता की उस जहरीली जमीन पर खड़ी हैं जिसे दशकों पहले तैयार किया गया था। एक ऐसी विचारधारा जिसने असहमति को विद्रोह और अल्पसंख्यकों को किराएदार बना दिया, जिनकी नागरिकता अस्थायी नहीं बल्कि शर्तों पर टिकी हुई। क्योंकि आरएसएस के मुख्य विचारक एम.एस. गोलवलकर ने ही इस सोच को बाकायदा सिद्धांत में बदला। 1939 की किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवलकर ने लिखा कि हिंदुस्तान में विदेशी नस्लों को या तो हिंदू संस्कृति, भाषा और धर्म को पूरी तरह से अपनाना होगा या फिर हिंदू राष्ट्र के अधीन गुलाम की तरह रहना होगा, बिना किसी अधिकार, बिना किसी विशेष सुविधा, यहां तक कि बिना नागरिक अधिकारों के। पवन खेड़ा ने कहा कि यह सिर्फ विचार नहीं था बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर अपमान को वैध करने की घोषणा थी। और गोलवलकर यही नहीं रुके, उन्होंने नाजी जर्मनी को आदर्श मानते हुए यह भी लिखा कि जैसे हिटलर ने यहूदियों को खदेड़कर जातीय और नस्ली शुद्धता का प्रदर्शन किया, वैसे ही हिंदुस्तान को भी सीख लेनी चाहिए। मगर यह संस्कृति का गौरव नहीं बल्कि बहिष्कार और गुलामी का ब्लूप्रिंट था, क्योंकि गोलवलकर का सिद्धांत सिर्फ नस्लीय शुद्धता तक सीमित नहीं था। वो लोकतंत्र को पश्चिम की कमजोरी मानते थे और तानाशाही को सही रास्ता बताते थे। यही हिटलर और मुसोलिनी की तर्कशक्ति थी, एक नेता पूरी सत्ता और असहमति का गला घोंट देना। पवन खेड़ा की दलील है कि आरएसएस ने इस जहर को अपने संगठनात्मक ढांचे में ढाला। सरसंघचालक को पूर्ण अधिकार वाला सर्वोच्च नेता बनाया गया, कार्यकर्ताओं को अंधभक्ति सिखाई गई और सुप्रीम लीडर की तर्ज पर पूरा ढांचा तैयार किया गया। इसलिए जब मोदी सत्ता के मंत्री और अमित शाह कहते हैं कि सिर्फ हम ही शासन करेंगे, तो ये कोई भावनात्मक नारा नहीं है बल्कि एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। पहले लोकतंत्र को कंट्रोल करिए, फिर असहमति को खामोश कर दीजिए और विविधता को मिटाकर एक रूपता थोप दीजिए। इतिहासकार मार्जिया कासोलारी ने अपनी किताब इन द शैडो ऑफ स्वस्तिक में लिखा कि हिंदुत्व के विचारक यूरोपीय फांसीवाद से मोहित थे। गुप्त संचालन, सख्त अनुशासन, एक नेता की पूजा और समाज का सैन्यकरण, ये सब कुछ नाजी और फासिस्ट मॉडल से उधार लिया गया है। 1938 तक नाजी जर्मनी हिंदू महासभा और उसके अध्यक्ष सावरकर के लिए आदर्श बन चुका था। जर्मनी की नस्लवादी नीतियों को भारत के मुस्लिम प्रश्न का समाधान समझा जा रहा था। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन से दूरी बनाना कोई गलती नहीं बल्कि योजनाबद्ध रणनीति थी। और गोलवलकर वही व्यक्ति हैं जिसे नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब ज्योतिपुंज में पूजनीय गुरु जी कहा है और बार बार उनके मूल्यों और विरासत की तारीफ की। सवाल यह है कि किसकी विरासत? क्या ऐसे व्यक्ति की जिसने हिटलर की तारीफ की हो, नाजी विचारों को अपनाया और तानाशाही को आदर्श बताया? ऐसे लोगों को आदर्श मानना लोकतांत्रिक भारत की आत्मा से विश्वासघात है। और दुनिया जानती है कि भारत के आजाद होने के तुरंत बाद जब पूरा देश तिरंगे को एकता का प्रतीक मान चुका था, आरएसएस ने भगवा को सच्चा गुरु और देवता कहा। 1930 में हेडगेवार ने बाकायदा आदेश दिया कि संघ की शाखाओं में तिरंगे को नहीं, भगवा ध्वज को सलामी दी जाएगी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब लाखों लोग जेल गए और गोलियां खाईं, तब हिंदुत्ववादियों ने स्वीकार किया कि आरएसएस ने कुछ किया नहीं और सावरकर ने बहुसंख्यक शासन का खुला समर्थन किया। 1938 में सावरकर ने कहा कि राष्ट्र बहुसंख्यकों से बनता है। जर्मनी में यहूदियों के साथ जो हुआ वो स्वाभाविक था और हिटलर के साथ मुसोलिनी की नीतियों को सावरकर ने चमत्कारी औषधि बताया। यानी अल्पसंख्यक भारत में तभी रह सकते हैं जब वे हिंदुओं के गुलाम बनकर रहें, बराबरी की कोई गुंजाइश नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि
वोट चोरी सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि पैटर्न है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और संवैधानिक संस्थाओं का सरेंडर कोई दुर्घटना नहीं है, ये गोलवलकर और सावरकर की सोच को लागू करना है। और ये कौन कर रहा है? वही संगठन जो तिरंगे को ठुकराता रहा, आजादी की लड़ाई से दूर रहा और यूरोपीय फासिस्टों को आदर्श मानता रहा, वही आज लोकतंत्र का ठेकेदार बना बैठा है। जबकि राहुल गांधी का तर्क साफ है कि आज की लड़ाई अब सिर्फ मैदान या सड़क पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग और मतदान केंद्र पर लड़ी जा रही है। इसलिए वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ना होगा। सही वोटर लिस्ट, ईमानदार संवैधानिक संस्थाएं और साहसी लोकतांत्रिक ढांचा, यही प्रतिरोध है और यही लोकतंत्र की आखिरी सांस बचा सकता है। इस बीच राहुल गांधी वाराणसी कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। मामला 2024 में अमेरिका में सिखों पर दिए गए एक बयान का है जिसे सत्ता ने उकसाने वाला करार दिया था। सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका में थे और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। बवाल यहीं से शुरू हुआ। बीजेपी और उसके चाटुकारों ने इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया, जबकि ये वो सच है जो भारत में खुली आंखों से देखा जा सकता है। वाराणसी की नागेश्वर मिश्रा ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी डाल दी। 28 नवंबर 2024 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि बयान अमेरिका में दिया गया, इसलिए यह मामला अदालत के दायरे में नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि विदेश में दिए गए बयानों पर भारत में एफआईआर दर्ज करना मुश्किल है, लेकिन सत्ता को शायद मंजूर नहीं था। मिश्रा ने इस फैसले को सेशन कोर्ट और विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चुनौती दी। 21 जुलाई 2025 को विशेष जज ने एसीजेएम को आदेश दिया कि इस मामले की फिर से सुनवाई हो। इसलिए राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट का आदेश गलत, गैर कानूनी और बिना अधिकार क्षेत्र का है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयान का मसला है या राहुल गांधी को घेरने की साजिश? सवाल यह भी है कि क्या नागेश्वर मिश्रा अकेले हैं या उनके पीछे महामानव का हाथ है, आरएसएस का एजेंडा है? आखिर क्यों एक आम नागरिक को राहुल गांधी के बयान से इतनी तकलीफ हुई, जबकि यह बयान सच बयां करता है? तो क्या लोगों के भीतर सच को सुनने और स्वीकारने की क्षमता इतनी कम हो गई है कि दौड़कर थाने चले जाते हैं? और अगर यह बयान इतना गंभीर था तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या यह सारा खेल राहुल गांधी को बदनाम करने और उनकी आवाज को दबाने का है? इसलिए अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं। देखना है कि राहुल गांधी को न्याय मिलता है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अधिकारों को न्याय मिलता है कि नहीं, आपके वोटिंग के अधिकार बच पाते हैं कि नहीं। फिलहाल इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।